नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। म्यांमार में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 1000 के पार। 2376 लोग घायल। राजधानी नेपीदा में मुख्य हवाई अड्डा बंद। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 16 नक्सली ढेर, 2 जवान भी घायल। मौके से 10 AK-47 बरामद। अमित शाह ने नक्सल को जड़ से खत्म करने की दोहराई प्रतिबद्धता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ पर्यावरण की विरासत देना हमारा दायित्व। देश की आर्थिक तरक्की ने सबका ध्यान खींचा। भारत में चीनी राजदूत ने की तारीफ। कहा, 10 साल में 2 गुनी वृद्धि पर भारत को बधाई। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता के बहुत अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद जताई। प्रधानमंत्री मोदी को बताया अच्छा दोस्त और बेहद बुद्धिमान व्यक्ति। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। म्यांमार में भूकंप के कारण मरने वालों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई है, जबकि 2376 लोग घायल हो गए हैं। म्यांमार की सैन्य सरकार ने मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका व्यक्त की है। वहीं बीती रात एक बार फिर म्यांमार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार यह भूकंप रात में 11:56 पर आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.2 दर्ज की गई। इससे पहले शुक्रवार को दिन के समय में आए 7.7 तीव्रता वाले शक्तिशाली भूकंप से म्यांमार कांप उठा। म्यांमार के मांडले में भूकंप से कई इमारतें ध्वस्त हो गई, जिसमें शहर का सबसे बड़ा ईसाई मठ भी शामिल है। वहीं राजधानी शहर नेपिताव में बचाव दल को सरकारी कर्मचारियों के आवास वाली कई इमारतों के मलबे से पीड़ितों को निकालते हुए देखा जा सकता है। वहीं थाईलैंड के बैंकॉक में भूकंप से 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 22 लोग घायल हो गए हैं। वहीं 101 लोग अभी भी लापता हैं। म्यांमार की सैन्य सरकार ने भूकंप से हुए नुकसान के बाद दुनिया के देशों से मदद करने का आग्रह किया है। वरिष्ठ जनरल मिंग आंग ह्लाइंग ने कल सरकारी टेलीविजन पर कहा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए मार्ग खोल दिए हैं और भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई ब्लॉक आसियान से मदद के प्रस्ताव स्वीकार कर लिए हैं। साथ ही दुनिया के कई देश आगे बढ़कर म्यांमार की मदद कर रहे हैं। भारत ने म्यांमार को मानवीय सहायता के तहत 15 टन राहत सामग्री भेजी है। ऑपरेशन ब्रह्म के तहत भारत ने पहले रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाते हुए म्यांमार को सहायता भेजी है। 15 टन सहायता सामग्री यांगून पहुंच चुकी है। ये राहत भारतीय वायुसेना के C-130J विमान से हिंडन एयरबेस से भेजी गई है। इस सहायता का उद्देश्य म्यांमार में जारी मानवीय संकट को कम करना है। राहत सामग्री के प्रमुख सामान में टेंट्स, स्लीपिंग बैग्स, कंबल, रेडी टू ईट मील्स और पानी साफ करने वाले उपकरण शामिल हैं। यही नहीं, इसके साथ हाइजीन किट, सोलर लैंप्स, जनरेटर सेट्स और आवश्यक दवाइयां जैसे पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स, सिरिंज, ग्लव्स, कॉटन बैंडेज और यूरिन बैग्स भारत की ओर से राहत सामग्री के तौर पर भेजे गए हैं। म्यांमार से आए विनाशकारी भूकंप के बाद म्यांमार में आए इस भूकंप के बाद भारत से ऑपरेशन ब्रह्म के तहत भूकंप प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री भेजी गई है। राहत सामग्री की पहली खेप आज यांगून में भारतीय राजदूत अभय ठाकुर ने यांगून के मुख्यमंत्री यू सोई थीन को औपचारिक रूप से सौंपी। भारत इन सामग्री को जल्द से जल्द जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए म्यांमार के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। साथ ही म्यांमार में जरूरतमंद भारतीय नागरिकों के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर +95 95419602 जारी किया गया है। वहीं भारतीय दूतावास के अधिकारी भी म्यांमार में रह रहे भारतीय समुदाय के साथ लगातार संपर्क में हैं। थाईलैंड में आए भूकंप में अभी तक किसी भी भारतीय के हताहत होने की सूचना नहीं है। इस बीच भूकंप के बाद थाईलैंड के हवाई अड्डे पर इमारतों की संरचनात्मक अखंडता, विमानन बुनियादी ढांचे के सुरक्षा मानकों की पुष्टि की गई। बता दें कि भूकंप के बाद से बैंकॉक में भारतीय दूतावास के अधिकारी थाई अधिकारियों के साथ मिलकर स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। भारतीय दूतावास ने थाईलैंड में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए आपातकालीन नंबर
+66618819 जारी किया है। थाईलैंड में रह रहे भारतीय नागरिक किसी भी आपात स्थिति में इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बैंकॉक में भारतीय दूतावास और चियांग माई में वाणिज्य दूतावास के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुकमा जिले के केरलापाल क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच आज सुबह हुई मुठभेड़ में 16 नक्सली मारे गए हैं। केरलापाल क्षेत्र में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर सुकमा डीआरजी और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी सर्च अभियान के लिए रवाना हुए थे। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर मुठभेड़ अभी भी जारी है। मुठभेड़ स्थल और आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा बलों द्वारा सघन तलाशी अभियान जारी है। सुकमा में नक्सल के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों ने 16 नक्सलियों को ढेर कर हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, नक्सलवाद पर एक और प्रहार। हमारी सुरक्षा बलों ने सुकमा में एक अभियान में 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया और स्वचालित हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए संकल्पित है। हथियार रखने वालों से मेरी अपील है कि हथियार और हिंसा से बदलाव नहीं आ सकता, केवल शांति और विकास ही बदलाव ला सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सल प्रभावित इलाके में नक्सलियों की आईईडी की चपेट में आने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को प्राथमिक उपचार के लिए भैरमगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज जगदलपुर रेफर किया गया है। बता दें कि वर्ष 2023-24 में भी नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में बोड़गा गांव के 2 मासूम बच्चों की जान चली गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ पर्यावरण की विरासत देना हमारा दायित्व है। पर्यावरण और अधिक जीवंत बनाना हमारा दायित्व ही नहीं बल्कि हमारे लिए एक चुनौती भी है। ये हमारे नैतिक दायित्व है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम स्वच्छ पर्यावरण की विरासत प्रदान करें। इसके लिए हमें पर्यावरण के प्रति सचेत, संवेदनशील जीवन शैली अपनानी होगी ताकि पर्यावरण का संरक्षण तो हो ही, इसके अलावा उसका संवर्धन भी हो तथा पर्यावरण और अधिक जीवंत बन सके। स्वच्छ पर्यावरण की विरासत और आधुनिक विकास का समन्वय करना एक अवसर भी है और हम लोगों के सामने चुनौती भी है। पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र केवल मानव अधिकारों की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वनस्पतियों, जीवों, नदियों और पहाड़ों सहित सभी जीवन रूपों तक है। पर्यावरण का संरक्षण करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। Environment protection is in Indian ethos. The mantra of Sarve Bhavantu Sukhina is confined not just to the protection of human rights, but the protection of all life forms, including the flora and fauna and our rivers and mountains. Environmental protection is also a fundamental duty enshrined in our Constitution. But international level, under the Paris Agreement, the world arrived at a consensus that the global community needs to unite to fight climate change. But the world also agreed that this fight must be based on the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities. महाराष्ट्र सरकार ने गलत या भ्रामक खबरों पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह कदम राज्य प्रशासन और जनता के बीच सूचना के प्रवाह को बेहतर बनाने और गलत सूचना के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस दिशा निर्देश के मुताबिक सूचना और जनसंपर्क महानिदेशालय मीडिया के विभिन्न रूपों पर प्रकाशित होने वाली खबरों का विश्लेषण करेगा। यदि कोई खबर तथ्यात्मक रूप से गलत या भ्रामक पाई जाती है तो DGIPR तत्काल संबंधित विभाग को सूचित करेगा। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र सरकार ने समाचार सामग्री का विश्लेषण करने और फीडबैक प्रदान करने के लिए एक मीडिया निगरानी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की थी।
और इसके लिए 10 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया था। भारत की आर्थिक तरक्की का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। अब चीन ने भी भारत की आर्थिक प्रगति का लोहा मान लिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने भारत को पिछले दशक में अपने सकल घरेलू उत्पाद को दुगना करने के लिए बधाई दी है। शू फेइहोंग ने एक्स पर लिखा, IMF के आंकड़ों के अनुसार भारत ने पिछले 10 वर्ष में अपनी जीडीपी को दुगना कर 2015 में 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से 2025 में 4.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा दिया है। बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नागपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री RSS मुख्यालय का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर नागपुर में व्यापक तैयारियां चल रही हैं। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को RSS मुख्यालय में अपने पहले दौरे के साथ इतिहास रचने जा रहे हैं। हिंदू नववर्ष की शुरुआत के दिन पीएम का ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री यहां RSS के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और दूसरे सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवालकर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री माधव नेत्रालय के भवन विस्तार की आधारशिला भी रखेंगे और एक सभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम के साथ RSS प्रमुख मोहन भागवत उपस्थित रहेंगे। पीएम दीक्षा भूमि जाकर बाबा साहेब अम्बेडकर को भी श्रद्धांजलि देंगे। 30 मार्च को भारत के सम्मान्य प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र जी मोदी पवित्र दीक्षा भूमि पर आ रहे हैं। जो बाबा साहब का मध्यवर्ती स्तूप है, उस स्तूप में बाबा साहब के पवित्र अस्थि को वो पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद वो उस अस्थि कलश को एक प्रदक्षिणा करके तथागत भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति जो स्थापित है उस स्तूप में, उस मूर्ति को पुष्प अर्पित कर दीप और मोमबत्ती और अगरबत्ती प्रज्वलित करेंगे और बुद्ध वंदना लेंगे। प्रधानमंत्री सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड की गोला बारूद सुविधा का भी दौरा करेंगे। वहां पर पीएम नवनिर्मित 1250 मीटर लंबी हवाई पट्टी और लाइव म्यूनिशन और वारहेड परीक्षण सुविधा का उद्घाटन करेंगे। योगेश कुमार शीतल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। ईद के मौके पर मुस्लिम समाज के लोग एक दूसरे को बधाइयां और गले मिलकर भाईचारे का पैगाम देते हैं। ईद और रमजान का अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचपन की यादों से भी जुड़ा है। वो कई बार घरेलू और विदेशी दौरों पर मस्जिदों में भी गए हैं और वहां अपनी सद्भावना व्यक्त कर चुके हैं। इबादत का पवित्र महीना रमजान, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखकर खुद को खुदा के करीब करने की कोशिश करते हैं। इस खास मौके पर सौगाते मोदी किट बांटने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं के लिए सूट, पुरुषों के लिए कुर्ता पैजामा, दाल, चावल, सिवैयां, सरसों तेल, चीनी, कपड़े, मेवा और खजूर शामिल हैं। पीएम की इस सौगात का स्वागत किया जा रहा है। रमजान, ईद जैसे अवसर खुद पीएम की बचपन की यादों से भी जुड़े हैं। मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार हैं, तो हमारे घर में ईद भी मनती थी, हमारे घर में और भी त्योहार होते थे। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता था। सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था, क्योंकि मेरे परिवार, हम रहते वहीं हैं, मेरा घर वहीं है, मेरे यानी 5 कदम के बाद मुस्लिम परिवार है। जब मुहर्रम निकलता था तो हमारा कंपल्सरी होता था कि उससे नीचे से निकलो, जैसे परिक्रमा करते हैं ना मंदिरों, हमें सिखाया जाता था। तो मैं उस दुनिया से पला बढ़ा। आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मौजूदा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ही की पहल पर सऊदी अरब सरकार ने भारत के लिए हज यात्री कोटा बढ़ाया। वहीं मोदी सरकार ने 45 वर्ष या उससे अधिक आयु की मुस्लिम महिलाओं को पहली बार बिना महरम हज पर जाने की अनुमति दी। मुस्लिम बहनों के लिए पीएम का एक और ऐतिहासिक कदम 3 तलाक से मुक्ति दिलाना रहा। इस कुप्रथा के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को उत्पीड़न और अत्याचार से निजात दिलाई गई। ये 3 तलाक आपके जीवन पर तो खतरा था ही था। मेरी मुस्लिम बेटियों के सर पे तलवार लटकती रहती थी। मोदी ने आपकी रक्षा तो की है,
लेकिन मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की भी रक्षा की है, क्योंकि मुस्लिम परिवार का वो पिता वो कभी सोचता था कि बेटी की शादी करके भेजा तो है, 2-3 बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद अगर वो 3 तलाक करके वापस भेज देगा तो मैं बेटी को कैसे संभालूं। सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा के मोर्चे पर पीछे छूट गए पसमानदा मुसलमानों के दर्द को पीएम ने समझा और उनके हक की आवाज उठाई। पीएम ने वोट बैंक की राजनीति की वजह से पिछड़ेपन की दलदल में धकेल दिए गए इस समूह के सशक्तिकरण पर जोर दिया। सर्वधर्म सद्भाव की भावना को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चढ़ाने के लिए खास चादर भेजते हैं। पीएम ने कई बार घरेलू और विदेशी दौरों पर प्रसिद्ध मस्जिदों का दौरा किया, जिसमें ब्रुनई के बंदरसेरी बेगवान में मशहूर उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद, मिस्र के काहिरा में लगभग 1000 साल पुरानी मस्जिद उल हाकिम, सिंगापुर की चूलिया मस्जिद, इंडोनेशिया में स्थित दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी इस्तकलाल मस्जिद, ओमान की सुल्तान काबूस शाही मस्जिद, संयुक्त अरब अमीरात की प्रसिद्ध शेख जायद ग्रैंड मॉस्क और इंदौर में स्थित सैफी मस्जिद का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री दाऊदी बोहरा समुदाय की लगातार सराहना करते रहे हैं। पीएम ने 10 फरवरी 2023 को मुंबई के मरोल में अल जामियतुस सैफिया के नए परिसर का उद्घाटन किया। अल जामियतुस सैफिया दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है। प्रधानमंत्री ने तब कहा था कि बदलते समय और विकास के साथ तालमेल बैठाने के पैमानों पर दाऊदी बोहरा समुदाय ने स्वयं को सिद्ध किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 3 और 4 अप्रैल को थाईलैंड की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थाईलैंड यात्रा पर जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के सचिव पूर्व जयदीप मजूमदार ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड जाएंगे। Prime Minister will visit Thailand to participate in the 6th BIMSTEC Summit and for an official visit to Thailand from the 3rd to the 4th of April. This will be Prime Minister's 3rd visit to Thailand. In November 2019, he had attended the ASEAN and East Asia Summit that was hosted by Thailand. And earlier he had been to Bangkok en route to Tokyo in November 2016 when he had gone to pay homage to the late King Rama IX. As you know, India and Thailand have historically warm bilateral relations, shared civilizational, cultural and religious bonds. Thailand is India's maritime neighbor, a valuable partner in our Act East policy and vision for the Indo-Pacific, and also a highly valued partner in BIMSTEC. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा पर जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री 4 से 6 अप्रैल तक श्रीलंका की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के निमंत्रण पर श्रीलंका का दौरा करेंगे। Following the BIMSTEC summit in Bangkok, Prime Minister will travel to Sri Lanka from 4th to 6th April for a state visit on the invitation of President Anurag Kumara Dissanayake of Sri Lanka. You would all recall that President Dissanayake had visited New Delhi in December of 2024 on his first overseas visit after taking office as president. And now Prime Minister Modi is returning this visit by becoming the first foreign leader to be hosted by President Dissanayake in his capacity as President of Sri Lanka. जम्मू कश्मीर में 27 मार्च से चल रहे ऑपरेशन सुफियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अभियान के तहत अब तक 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। इसके साथ ही भारी मात्रा में हथियार और युद्ध सामग्री भी बरामद की गई है। क्षेत्र में आतंकियों के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी है, जिसमें सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। इंडियन आर्मी की राइजिंग स्टार कोर ने एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कठुआ में चल रहे
आतंकवाद विरोधी अभियान में 2 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की है। वहीं इस दौरान जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बल के 4 जवान भी शहीद हो गए। इस ऑपरेशन में एसओजी, सेना, बीएसएफ और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम ने आतंकियों को मार गिराया है। साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण आज लगने जा रहा है और यह आंशिक सूर्य ग्रहण यानी पार्शियल सोलर एक्लिप्स होगा। यह आंशिक सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। आइए जानते हैं इस सूर्य ग्रहण के बारे में। आज लगने जा रहा सूर्य ग्रहण साल 2025 का पहला आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। ऐसे में कुछ सवालों के जरिए आइए सूर्य ग्रहण को समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल, क्या होता है सूर्य ग्रहण? तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। इस दौरान चंद्रमा सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक देता है और पृथ्वी पर छाया डालता है। इस बार का सूर्य ग्रहण कहां-कहां दिखाई देगा? तो नासा के मुताबिक इस बार का आंशिक सूर्य ग्रहण यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और आर्कटिक के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। क्या सूर्य ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा? नासा की माने तो आंशिक सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इस घटना के दौरान चांद की छाया देश को पार नहीं करेगी। सूर्य ग्रहण कब देखा जा सकता है? तो भारत में सूर्य ग्रहण दोपहर 2:20 पर शुरू होगा और शाम 6:13 पर समाप्त होगा, जो लगभग 4 घंटे तक चलेगा। ग्रहण शाम 4:17 पर अपने चरम पर होगा। हालांकि समय के अंतर और घटना के संरेखण के कारण भारत में ग्रहण नहीं देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण देखने के लिए क्या सावधानी बरतें? तो यदि आप उन लोगों में से हैं जो इसे देख सकते हैं, तो याद रखें कि ग्रहण के दौरान सीधे सूर्य को ना देखें, क्योंकि ये आपकी आंखों को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आप ग्रहण देखने के लिए विशेष चश्मा पहनकर या सुरक्षित सौर फिल्टर का उपयोग कर सूर्य ग्रहण देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त और बेहद बुद्धिमान व्यक्ति करार देते हुए भारत और अमेरिका के बीच होने वाली व्यापार शुल्क वार्ता के बहुत अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद जताई है। अमेरिकी सामानों पर भारत और अन्य देशों द्वारा लगाए गए उच्च शुल्क की ट्रंप की ओर से की जा रही लगातार आलोचनाओं के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति की हालिया टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में यहाँ आए थे और हम हमेशा से बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा शुल्क वसूलने वाले देशों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही। मुझे लगता है कि भारत और हमारे देश के बीच सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी में वॉशिंगटन डीसी का दौरा किया था और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बातचीत की थी। प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने के 1 महीने से भी कम समय में मोदी की ये यात्रा हुई थी। ट्रंप ने पहले कहा था कि भारत बहुत अधिक शुल्क लगाने वाला देश है और उन्होंने दोहराया था कि अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क लगाने वाले देशों पर नया शुल्क 2 अप्रैल से लागू हो जाएगा। Well, as you know, Prime Minister Modi was here just recently, and we've always been very good friends. India is one of the highest tariffing nations in the world. You know that. I know. Thank you for shaking your head, but it's brutal. It's brutal. They're very smart, and he's a very smart man and a great friend of mine, actually. And we had very good talks. I think it's going to work out very well between India and our country. अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ फोन पर उनकी पहली बातचीत अत्यंत सार्थक रही। टैरिफ को लेकर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ फोन पर बात की। इस बातचीत में व्यापार, टैरिफ, संप्रभुता और दोनों देशों के रिश्तों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही घोषणा की गई कि दोनों नेता कनाडा के आगामी चुनाव के बाद मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा, यह एक बेहद अच्छी बातचीत थी। हम कई मुद्दों पर सहमत हैं और कनाडा के आगामी चुनाव के तुरंत बाद राजनीति, व्यापार और अन्य सभी कारकों पर काम करने के लिए मुलाकात करेंगे।
और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।